हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यूबाइट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जाकर पहले उसे देख लो। आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो सेम यहाँ पे हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजंस हैं और लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो शुरू करने वाले हैं हम एमसीक्यूज के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज a person went for a medical checkup and found that the curvature of his eye lens was increased. जो उसका eye lens है उसका curvature क्या है, increase हो गया है। Which defect is he likely to suffer from? अब बताओ यहाँ पे वो किस डिफेक्ट से सफर कर रहे हैं। तो मायोपिया में देख लेते हैं। देखो मायोपिया में क्या कंडीशन होती है ना आपकी, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आपका आई लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, एक्सेसिवली बढ़ जाता है। तो आई थिंक फर्स्ट कंडीशन से ये ट्रू हो गया कि ये मायोपिया ही है जिससे वो सफर कर रहा है। दूसरी चीज मायोपिया में आपकी क्या होती है, बेसिकली एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये चीजें याद रखनी है क्योंकि बाद में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें याद रहे। अब अगला देखो, कैटरैक्ट जो है वो एक तरह की डिजीज है। प्रेसबियोपिया जो होता है उसमें क्या कंडीशन होती है, जो आपकी सिलेरी मसल होती है ना वो क्या हो जाती है, ग्रेजुअली वीकनिंग हो जाती है उसकी। ओके, सेकेंड चीज इसमें क्या है आपकी, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या कंडीशन होती है, बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो काफी लॉन्ग हो जाती है नॉर्मल से। और दूसरी क्या होती है, आई बॉल बिकम टू स्मॉल। जैसे मायोपिया में क्या था, एलोंगेशन हो जाता है और इसमें क्या होता है, टू स्मॉल हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम, हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई। तो हमें ये बताना है कि जो प्यूपिल है वो कैसे कंट्रोल करेगा द लाइट टू बी एंटरिंग इन आवर आईज। ओके, तो पहला देखते हैं क्या है, द साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज। बिल्कुल ठीक बात है, जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ताकि कम से कम लाइट जो है वो एंटर करे हमारी आंखों में। ओके, एंड द लेस लाइट विल एंटर इन द आई। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ये ठीक हो गया। ओके, तो बाकी चेक करने की क्या ही जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। When light rays enter the eye, most of the refraction occur at the। ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ होता है, जब लाइट एंटर करती है हमारी आंख में तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या है। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर इन रेड कलर। देखो जो भी डेंजर सिग्नल्स लगाए जाते हैं वो बेसिकली रेड कलर में होते हैं। सो दीज कैन बी इजिली फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स द रेड लाइट। अब देखो ये जो रेड लाइट है इसके बारे में हमें बताना है, इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग। बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा स्कैटर हो जाएगी तो ये तो दिखेगी ही नहीं हमें। इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द स्मोक और फॉग, तो ये क्या होती है, लीस्ट स्कैटर्ड होती है। ओके, इसी वजह से हम इसे काफी डिस्टेंस से देख सकते हैं, या लाइटनिंग कम भी है तो भी हम इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। रिफ्रैक्शन तो सुना है हमने, रिफ्रैक्शन होता है। तो अगला देखते हैं रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन चेक करेंगे। सिक्स क्वेश्चन देखो, अ पर्सन सीज एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आईज। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो अपने पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट देख पा रहा है। What changes will take place in his eye? तो क्या चेंजेस उसकी आई में आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट है तो पीपल साइज विल एक्सपैंड। ये तो अगर सनलाइट एंटर कर रही है या आप डार्क रूम में जा रहे हो तो तब ये एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगला देखते हैं, द सिलेरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप पास की चीजें देख पा रहे हो, आगे का आपको दिख रहा है, पास का आपको दिख रहा है, तो जो आपकी सिलेरी मसल्स है वो क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। आगे बढ़ेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। द इमेज शोज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट है ग्लास प्रिज्म पे, राइट, ये इंसिडेंट है। हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरियस एंगल्स आर लेबल्ड इन द इमेज। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे एंगल्स मार्क किए हुए हैं। एंगल ए है यहाँ पर दिया हुआ, एंगल बी है, एंगल एफ ई, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल सी। ओके, Which angle shows the angle of incidence and the angle of refraction। तो हमें बताना है कि कौन सा एंगल हमें दिखा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किस किस के बीच में बनता है, नॉर्मल, और ये नॉर्मल है आपका, ये वाला, ये जो लाइन है ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ए हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस किस के बीच में बनता है,
अगेन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो एंगल डी क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो जो डिफ्लेक्शन होता है बाय माइन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखो क्या है, Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset? Okay, तो कौन सा फिनोमिना यहाँ पर इन्वॉल्व होता है? अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, रेडिश कलर का आपको सन क्यों दिखता है? क्योंकि जो उस टाइम पर ब्लू लाइट होता है, जब सन होराइजन पे होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी ब्लू लाइट होती है, देखो लाइट को वहां से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है ना, वो स्कैटर हो जाता है। ओके, वो स्कैटर हो जाता है, इसीलिए आपको जो सन है वो रेडिश ब्राउन कलर का अपीयर हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखेंगे, वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट? देखो रात में जो स्टार्स है वो आपको ट्विंकल करते हुए नजर क्यों आते हैं? तो फर्स्ट देखते हैं, बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रैवल इन अ डिफरेंट मीडियम। बिल्कुल सही बात है, लाइट जो स्टार से लाइट आ रही है उसे क्या करना होता है? डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करना होता है। देखो अर्थ के लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम, तो टॉप से जैसे जैसे आप बॉटम में आते जाते हो, तो ये जो मीडियम है ये रेयर से क्या होता जाता है? डेंसर होता जाता है। ठीक है, रेयर से क्या होता जाता है? डेंसर होता जाता है। इसी वजह से जो स्टार है आपको क्या है? ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। When white light enters a prism, it gets split into its constituent colors. तो देखो व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो हमें दिस इज ड्यू टू, अब ये होता किस वजह से है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर दी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। बिल्कुल सही बात है। देखो व्हाइट लाइट में वैसे तो सारे ही कलर्स होते हैं, जैसे ही आप इसे प्रिज्म से पास करवाते हो तो जो कलर्स हैं उसके अंदर उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से वो क्या है? एक स्पेक्ट्रम बनाता है। ओके, अगला देखेंगे, when white light enters a glass prism from the air, the angle of deviation is least for। देखो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसका होता है? जो सबसे कम स्कैटर होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रेड। ओके, सबसे कम डेविएट ये होता है। आगे बढ़ते हैं। Which option justify the sun appear red at sunrise or sunset? सनराइज और सनसेट के टाइम जो रेड सन है वो रेड कलर का दिखता है, तो कौन सा ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा है? फर्स्ट देखते हैं, रेड स्कैटर्स हाईएस्ट बाय द एटमॉस्फेयर। देखो अगर सबसे ज्यादा स्कैटर होता तो रेड आपको दिखता ही नहीं, राइट? तो रेड स्कैटर नहीं होता, हाईएस्ट सबसे ज्यादा नहीं होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ रिड्यूस, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। रेड हैज अ हाई वेवलेंथ सो इट ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, जो रेड है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द इमेज शोज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इन द प्रिज्म। अब देखो ये जो इमेज है ये क्या शो कर रहा है आपको? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट शो कर रहा है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द कलर्स ऑफ एक्स वाई जी। ये जो एक्स वाई जी है, ये जी है आपका, ये वाई और ये एक्स, ये कौन कौन से कलर्स हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ देखो ये सबसे आपको लीस्ट डेविएटेड दिख रहा होगा, मतलब ना के ही बराबर दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस वन इज ग्रीन। ओके, और सबसे एंड में जो है दैट इज वॉयलेट। ओके, दैट इज वॉयलेट। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही फिट हो रहा है? दैट इज बी। ओके, एक्स क्या है? वॉयलेट, वाई क्या है? ग्रीन, एंड जी क्या है? रेड। आगे बढ़ेंगे। द इमेज शोज द रे डायग्राम ऑफ अ डिफेक्टिव आई। अब ये देखो जो ये रे डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रे डायग्राम्स दिख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको डिफेक्ट दिखाया गया है। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए। वैसे देखो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये क्या हो रही है? रेटिना को भी क्रॉस कर दे रही है। ये देखो ये एक्स्ट्रा है। ओके, तो आपको बताना है कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ हाइपरमेट्रोपिया। ओके, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस कहां पर है बताओ? ऑप्शन आपका हाँ डी सही हो जाएगा। तो यहां पे हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।
एसर्शन और रीजन पे आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाइट लाइट इज डिसअपियर्ड इनटू इट्स व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। देखो व्हाइट लाइट जो होती है डिस्पर्शन के बाद 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये बात तो ठीक है, राइट। अगला देखते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। तो ये भी बात ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट एंगल पे क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दोनों ही ठीक है। तो देखो ए यहाँ पर ऊपर जो है ये देखो लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके स्कैटरिंग से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका रीजन देखते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। तो बिल्कुल ठीक बात है ये भी, ठीक है। और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसको सही कर लो कि ये ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट है असर्शन देखो क्या है, अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। देखो सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस के बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट्स को काफी दूर तक लाइक इंफिनिटी तक देख सकते हैं। ओके, रीजन देखते हैं इसका, द ह्यूमन आई हैज कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब जो ह्यूमन आई होती है उसकी कैपेसिटी होती है लाइक वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, ओके, ऑफ द आई लेंस। तो दोनों ही चीजें ठीक है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगेन इसका जो आंसर है वो आपको ए वैसे ही अकॉर्डिंगली लिखना है। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 देखो क्या है, A rainbow is sometimes seen in the sky in rainy season only when observer's back is towards the sun। तो क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ही बनता है ना रेनबो। आगे बढ़ते हैं, रीजन देखो, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट कॉज डिस्पर्शन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो सेम ए हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, 20 देखेंगे। सी क्वेश्चन क्या है, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली नियरर ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द आई। तो क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम नियरर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं लेकिन फार जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। रीजन देखते हैं, द आई बॉल इज एलोंगेटेड। बिल्कुल ठीक है, देखो फर्स्ट एमसीक्यू में मैंने क्लियर कर दिया था सबके जो भी प्रॉब्लम्स जहां आती है। ओके, तो इसके लिए भी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली फार्दर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। बिल्कुल ठीक बात है, हम फार्दर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। रीजन क्या है इसका, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कन्वर्जिंग लेंस से करेक्ट किया जाता है, बताओ। तो सेम यही होगा, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस हेल्प्स फोकस लाइट रेज ऑनटू द रेटिना प्रॉपर्ली। तो बेसिकली जो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है वो हेल्प करता है जो आपकी लाइट है उसको प्रॉपर फोकस करने पे रेटिना पर। ओके, तो क्या ये ठीक है, देखो इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, ये ए हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही ठीक है एंड जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आगे बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो लाल कलर से, मतलब रेड कलर उसमें यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि जो रेड लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो एयर में मैक्सिमम होती है। सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। ओके, तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो ये तो ठीक है, ए तो ठीक है, लेकिन जो रीजन है ये गलत है। ओके, तो वेलोसिटी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन देखो क्या है, द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर सरफेस। अब देखो आउटर सरफेस में जो स्काई है वो कैसा दिखता है आपको, डार्क दिखता है, ब्लू नहीं दिखेगा। अब इसका रीजन क्या दिया है, नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर लाइट। बिल्कुल ठीक बात है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पार्टिकल्स नहीं होंगे, लाइट स्कैटर कैसे होगी, इसीलिए जो आउटर सरफेस है वो क्या है, डार्क दिखता है आपको। तो इसका भी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
वाले हैं वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास हैविंग 2 ट्रायंगुलर एंड्स एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स। ओके, तो ग्लास प्रिज्म आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते टाइम या लैब में। ओके, द ऑपोजिट faces of the rectangular glass prism are not parallel to one another. Okay, when a ray of light passes through the prism, it bend towards the base of the prism. जब भी लाइट पास होती है तो ये किसकी तरफ बेंड होता है? Towards the base of the prism. But when white light consisting of 7 colors fall on a glass prism, each color in it is refracted by a different angle. देखो, जब भी डिस्पर्जन होता है तो लाइट्स क्या होती हैं? डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, with the result that 7 colors are spread out to form a spectrum. So the red color is deviated the least, red color सबसे कम deviate होता है, and the violet color is deviated the maximum. अब ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें इस पर बेस्ड। फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये किस किस के बीच में एंगल होता है? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये क्या होता है? एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। Which of the following phenomenon of light are involved in the formation of a rainbow? रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमिनन इन्वॉल्व होता है? तो हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था ये, दैट इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Which of the following colored light has the least speed in glass prism? ग्लास प्रिज्म में लीस्ट स्पीड किसकी होती है? ये क्या होगा? आपका वॉयलेट कलर होगा। ठीक है, वॉयलेट कलर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? लीस्ट होती है। आगे बढ़ेंगे। द कलर ऑफ लाइट विच अंडरगोज लीस्ट बेंडिंग ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, लीस्ट बेंड कौन सी होती है? ऑफकोर्स रेड कलर होता है। ओके, आगे बढ़ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बेस्ड ऑन द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ अ प्रिज्म एबीसी गिवन बिलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कलर ऑफ द स्काई। तो यहाँ देखो डिफरेंट ओरिएंटेशंस आपको दिए हुए हैं। ओके, तो हमें बताना है कि थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कलर ऑफ स्काई, तो कौन सा हो जाएगा? देखो ए, सेकेंड बी, ये हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड रुकना, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा होगा बेसिकली थर्ड कलर, ये सेकेंड हो जाएगा आपका सही, इसका ओरिएंटेशन ठीक है। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25th क्वेश्चन देखेंगे। वी नो दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, then refraction of light rays or bending of light rays you can say takes place. Okay, तो बेंडिंग, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। नाउ इन द एटमॉस्फेयर वी हैव एयर एवरीवेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या है? हर जगह एयर है। ओके, आगे देखते हैं। बट ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द सेम टेम्परेचर। तुम्हें पता है कि जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो सेम टेम्परेचर पे नहीं होती है। ओके, कुछ लेयर्स जो होती है वो कूल होती हैं, कुछ क्या होती हैं? हॉट होती हैं। सो सम ऑफ द एयर layers of the atmosphere are cold, whereas the other air layers of the atmosphere are comparatively warm or hotter. Now, the cooler air layers of the atmosphere behave as optically denser medium. ठीक है, जो cooler air layers जो होती हैं atmosphere की वो optically denser medium की तरह काम करती हैं for light rays, whereas the warmer layers, air layers or hotter air you can say of the atmosphere behave as optically rarer medium. Okay, so for the light rays, so in the same atmosphere we have air layers having different optical density. अब देखो air की बहुत सारी layers होती हैं और सभी की optical density क्या होती है? अलग अलग होती है। And when light rays pass through the atmosphere having air layer of different optical densities, then refraction of light takes place. Okay, so the refraction of light caused by the Earth's atmosphere having air layers of varying optical density is called atmospheric reflection. Okay, अब देखो light जो space से आ रही है वो बेसिकली डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वो ट्रैवल करके आ रही होती है, तो उससे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन का काम यहाँ पर जो मीडियम का काम कौन कर रहा है? जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं वो कर रही है। ओके, अब देखो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
With respect to atmospheric refraction, which of the following point distinguish between cold air and hot air? अब इनमें से कौन सा पॉइंट है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है बिटवीन द कोल्ड एयर एंड हॉट एयर? तो फर्स्ट देखते हैं, कोल्ड एयर इज डेंसर देन हॉट एयर। ये बात ठीक है? हाँ, कोल्ड एयर क्या होती है? डेंसर होती है। हॉट एयर इज लाइटर देन दी कोल्ड एयर, बिल्कुल ठीक है ये भी। कोल्ड एयर हैज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन हॉट एयर। तो कोल्ड एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो वो डेंस होती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है वो आपका होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? बताओ फटाफट से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रीजन क्या है इसका? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, यही रीजन है? जल्दी बताओ क्या होगा रीजन इसका? डिस्पर्जन ऑफ स्टारलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट्स? क्विकली, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाई सन अपीयर्स फ्लैटेंड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट? तो ये जो सन है ये फ्लैटेंड क्यों नजर आता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट? इसका रीजन क्या है? बिकॉज सन इज क्लोजर टू अर्थ, और बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, और नेक्स्ट है बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथेन्ड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कितना टाइम डिले हो जाता है? तो यहां पर हो जाएगा आपका ये 4 मिनट्स हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, when light rays from stars enters into earth's atmosphere it travels from, तो जो स्टार से जो लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो वो कैसे ट्रैवल करती है? जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है तो किस मीडियम से, लाइक डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, ये हमें बताना है। सो इट विल ट्रेवल, अब देखो मैंने बताया था कि जो टॉप लेयर आपकी होती है वो क्या होती है? बेसिकली कूल होती है, ठीक है? तो वो रेयरर हो जाएंगी, तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ, लाइक टॉप से जब हम बॉटम आते हैं तो जो मीडियम है वो रेयरर से डेंसर होता जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे ये लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस विच एनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ओके, तो जो भी जो आपका कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है ताकि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देख पाओ? पहली चीज हम देख लेते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। सो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो आपकी आई की जो एबिलिटी होती है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो, द सिलेरी मसल मॉडिफाई द कर्वेचर टू सम एक्सटेंट। अब देखो जो आपकी सिलेरी मसल्स होती है वो कुछ एक्सटेंट, मतलब कुछ परसेंट वो जो कर्वेचर है उसको, मसल्स का जो साइज है उसको एक्सटेंड कर देती है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। सो व्हेन द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, द लेंस बिकम थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ओके, दस एनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब ये तो हो गया इसका पूरा, हमने इसको डिफाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 27 देखते हैं। देखो, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के 2 कॉजेज क्या थे? फटाफट से बताओ, 2 मैंने बताए थे। पहली चीज क्या होती है, जो फोकल लेंथ होती है ना, वो क्या हो जाती है? टू लॉन्ग। सो फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इज टू लॉन्ग। और पहली चीज देखते हैं यहाँ पर, शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की क्या हो जाती है? शॉर्टनिंग हो जाती है। तो ये हमने बता दिया है। अगला क्या करना है हमें? ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग हाइपरमेट्रोपिक आई एंड इट्स करेक्शन यूजिंग सुटेबल ऑप्टिकल डिवाइस। तो यहाँ देखो डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई आपकी बनाई हुई है, और ये इसका करेक्शन हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन देखो क्या है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक पर्सन है जो दोनों ही कंडीशन से सफर कर रहा है। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट? अब इस तरह के जो बेसिकली प्रॉब्लम है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? देखो, इस केस को ठीक करने के लिए, सफरिंग को ठीक करने के लिए हमें बायफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, तो बेसिकली द लेंस विच कैन करेक्ट द विजन ऑफ सच अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज अ बायफोकल लेंथ। ओके, तो आप एक कॉन्वेक्स लेंस और कुछ पार्ट उसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिलाकर मतलब बेसिकली होता है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, हाउ आर दीज लेंसेज प्रिपेयर्ड? अभी जो लेंसेज हैं ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अ कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस कंटेनिंग बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो जो बेसिकली बायफोकल लेंस होते हैं उनके अंदर दोनों होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस।
इट इज प्रिपेयर्ड विद द अपर पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्केव लेंस। जो अपर पोर्शन होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। अब वो क्यों होता है? फैसिलिटेटिंग डिस्टेंट विजन, मतलब ताकि आपको दूर का दिखाई दे। एंड द लोअर पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फैसिलिटेटिंग नियर विजन। और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस जो यूज किया जाता है फॉर लोअर पोर्शन, ताकि आप पास की चीजों को ठीक से देख पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है ये। देखो न्यूमेरिकल है आपका। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। ओके, उसको अपना नियर विजन ठीक करना है तो उसने 3 डायोप्टर का लेंस यूज किया है। एंड -3 डायोप्टर और फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, और डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए उसने -3 डायोप्टर का लेंस लिया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज डिफेक्ट। तो आपको क्या करना है? फोकल लेंथ यहाँ पे निकालनी है। तो देखो इट इज वेरी सिंपल, हमें पता है जो पावर ऑफ लेंस होता है वो होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर, राइट। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। आप वैल्यू रखोगे लाइक 1/3। तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा आपका? ये देखो हमें पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो ये इस तरीके से 1/p हो जाएगा। आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? +33.33 सेंटीमीटर, 33.33 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका आ गया कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए तो आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अगला देखते हैं, यहाँ पे था जो आपको पावर ऑफ लेंस दिया हुआ था वो -3 डायोप्टर दिया था। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आपकी -33.33 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपको क्या यूज करना है? कॉन्केव लेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। अब एक पर्सन है जो दोनों ही कंडीशन से अगेन सफर कर रहा है। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबियोपिया। ओके, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रेसबियोपिया। When does it happen? ये होता कब है? अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्यों होता है। वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, जो आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ओके, एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलिड्स ड्यू टू एजिंग। एजिंग में बेसिकली ये कंडीशन हो जाती है लोगों को। ओके, सो अगला है, नेम द टाइप ऑफ लेंस ऑफन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सच लेंस। आपको लेबल डायग्राम भी यहाँ बनाना है। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ऊपर कॉन्केव लेंस दिखा सकते हो, ये आप दिखा सकते हो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन देखो क्या है। A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meter from him. Okay, तो उसके 3 मीटर के डिस्टेंस पे जो चीजें रखी हुई हैं उसे दिख नहीं रही है क्लियरली। सो नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय सफरिंग फ्रॉम। तो जो बॉय है वो किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। अब इसके कॉजेज क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम उसे हो रही है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है हमें ये बताना होगा। अब देखो इसे बोर्ड नहीं दिख रहा है, जैसे हमारे साथ भी होता था। जब कुछ बच्चों को देखा होगा उनको बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देता था, राइट। तो उस केस में कौन सी कंडीशन उनको हुई? तो वो होगा मायोपिया, मतलब पास की चीजें उन्हें दिख रही हैं, दूर की चीजें उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। अभी जो मायोपिया है ये होता किस वजह से है? तो बताया था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। 2 कॉजेस थे यहाँ पर। अब बताओ कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था। नेम द डिफेक्ट हमने बता दिया है। स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, बताओ करेक्शन कैसे कर सकते हो इसका। सो अ स्टूडेंट विद मायोपिया हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, दस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज आपकी रेटिना पे बननी चाहिए वो क्या बनती है? इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? उसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो इमेज है वो किससे बने? रेटिना पे बने। तो आपको इस तरीके से दिखाना है मायोपिक आई, देन इसको कैसे करेक्ट किया गया है, वो डिफेक्ट कैसे करेक्ट हो रहा है ये आपको दिखाना है। ओके, प्रॉपर आंसर्स लिखने हैं, सिर्फ डायग्राम्स बनाकर नहीं आ जाना है। स्टेटमेंट में आपको समझाना भी है कि चल क्या रहा है। ओके, चलो 31st क्वेश्चन देखते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्री ऑफ वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम corneal blindness. Okay, so these person can be cured by replacing the defective cornea with the cornea of a donated eye. अब आगे देखो, a charitable society of your city has organized a campaign in your neighborhood in order to create awareness about this fact. ठीक है, तो इसको अवेयर, लोगों को अवेयर करने के लिए इन चीजों के बिहाफ पे, तो ये अवेयर करने के लिए लोगों को उन्होंने कैंपेन चालू किया है।
इफ यू आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट दिस मिशन, अगर आपसे पूछा जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट इन दिस नोबल कॉज, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। ये देखो बिल्कुल ट्रूली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच कैंपेन। तो इस तरह की जो कैंपेन ऑर्गेनाइज की जाती है इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, तो यही होता है कि लोगों को उनकी ड्यूटी समझाई जा सके टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, उनको अवेयर किया जा सके। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। अगला है लिस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स विच यू कुड गिव टू मोटिवेट द पीपल टू डोनेट देयर आईज आफ्टर डेथ। तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो डेथ के बाद अपनी जो आई है उसको डोनेट कर दें। ओके, तो ये सबका अपना पर्सनल रीजन हो सकता है, आप ये यहाँ पे आंसर लिख सकते हो खुद से। यहाँ भी देख सकते हो आप, देखो बी का लिखा है, बाय डोनेटिंग योर आई आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। अगला देखते हैं, लिस्ट 2 वैल्यूज विच आर डेवलप्ड इन द पर्सन who actively participate and contribute in such programs। तो कौन सी 2 वैल्यूज है जो पर्सन के अंदर बिल्ड होगी आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन दीज प्रोग्राम्स। तो क्या हो सकता है, सो इट शोज कंसर्न फॉर अदर्स, आप दूसरों की परवाह करते हैं, इससे ये क्लियर होता है, राइट। इट ऑल्सो शो द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड सोसाइटी, राइट। तो ये आप कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 32 देखेंगे क्या है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, मार्क ऑन इट द इंसिडेंट रे, द इमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें मार्क करना है क्या क्या, इंसिडेंट रे मार्क करनी है। तो इंसिडेंट रे क्या होगी बताओ, दिस PE, ये देखो यहां से यहां तक तुम्हें दिख रही है इंसिडेंट रे, यस, द इमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो एंगल I ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, PE आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। इमर्जेंट रे क्या होगी, PS होगी, दिस, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, तो ये आपका हो जाएगा एंगल D। ओके, एंगल D आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। आसान सवाल था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है प्रॉपर्ली। तो देखो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets। जो बारिश होने के बाद जो नेचर में टाइनी ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं उनसे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से रेनबो आपको दिखाई देता है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो प्रॉपर। ये सनलाइट है, यहाँ से देखो ये रिफ्लेक्ट हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद आपको रेनबो दिख रहा है। आगे देखते हैं 34, देखो क्या है, हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्ज आउट ऑफ द सेकंड प्रिज्म एज व्हाइट लाइट। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा कि एक प्रिज्म हमने सीधा लिया, ये व्हाइट लाइट पास करवाई, तो व्हाइट लाइट जब पास करवाते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, एक स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन वही जब आप एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देते हैं इसके आगे, और जब इससे लाइट पास होती है, 7 लाइट जब पास होती हैं, तो इससे जो लाइट इमर्ज होती है वो व्हाइट लाइट होती है अगेन। ओके, तो यही डायग्राम आपको बनाना है, इसको क्लियरली आपको ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी करना है। सो न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ व्हाइट लाइट। तो न्यूटन क्या थे, पहले थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सो ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। अब उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, इससे व्हाइट लाइट पास करवाई, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा प्रिज्म लिया, फिर उसे इन्वर्टेड रख दिया देखने के लिए कि भाई अब क्या होगा। सो दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म कंबाइनिंग टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। तो सेकंड प्रिज्म से क्या हुआ कि एक व्हाइट लाइट इमर्ज हो रही थी अगेन। So this made him believe that white light was composed of different colors। So इससे पता लगा कि जो white light है वो क्या है, it is a composition of different colors। आगे बढ़ते हैं, 35th क्वेश्चन देखेंगे। देखो, differentiate between a glass slab and a glass prism। ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में क्या अंतर होता है आपको ये बताना है। What happens when a narrow beam of a monochromatic light, और दूसरा है white light pass through glass slab, और दूसरा क्या है, ग्लास प्रिज्म। तो पहले आपको बताना है कि ग्लास स्लैब क्या होता है। देखो ये आपने रिफ्रैक्शन जब पढ़ा था
तो लाइट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। ओके, तो देख लेते हैं चलो। इट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ ग्लास हैविंग 3 डायमेंशंस एंड हैज क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर। ओके, इट डज नॉट डेविएट द पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट बट प्रोड्यूसेस अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें बेसिकली। ओके, सो द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। जो इंसिडेंट रे होती है ना, देखो कुछ ऐसे रहता है। ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट पास हुई, ठीक है, ये आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो लाइट इस तरीके से, अगर रेयर मीडियम है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है, रेयर और डेंसर मीडियम में। देन ये अब ये जो लाइट है, ये जो डेविएट हुई है, अब ये देखो ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए था, ठीक है, अब इतना ये क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, मतलब ओरिजिनल पाथ से इतना ये लाइट दूर हो गई है, तो इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपका ग्लास स्लैब होता है उसमें क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्लास प्रिज्म में देखो क्या है, अ प्रिज्म इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। ओके, दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। जो दोनों सरफेस होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, द प्रिज्म डेविएट द पाथ ऑफ लाइट रेस फॉलिंग ऑन इट। तो प्रिज्म क्या करता है, डेविएट कर देता है, जो भी लाइट उससे पास हो रही है उनके पाथ को डेविएट कर देता है। हियर द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट रे और पैरेलल रे जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। ओके, अब देखो पहला हमें क्या बोला था कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर पास करवाई जाती है ग्लास स्लैब से और यू कैन से प्रिज्म से, तो क्या कंडीशंस बनती हैं। तो देखो, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब पे पड़ रही है तो क्या होगा, इट गेट रिफ्लेक्टेड at its surface and the emergent ray is laterally displaced from the incident ray। ठीक है, तो lateral displacement यहाँ पर होगा। अगर प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो क्या होगा, it get reflected at the surface and the light get deviated from its initial path। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा लाइट का। and the angle between the incident ray and emergent ray is known as the angle of deviation। अब दूसरा कंडीशन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है ग्लास स्लैब से और ग्लास प्रिज्म से, तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी। तो पहला क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो क्या होगा, द लाइट डज नॉट अंडरगो डिस्पर्जन एज इट्स 2 रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है इसके, तो ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो इस केस में क्या होगा, डिस्पर्जन तो नहीं होगा। सो द व्हाइट लाइट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। ओके, बस वो जो व्हाइट लाइट है वो क्या होगी, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाएगी फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। अब प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को पास करवा रहे हैं तो तुम्हें पता है क्या होता है, इट विल अंडरगोस डिस्पर्जन एंड स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स अलोंग विद डेविएशन फ्रॉम द इनिशियल पाथ। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, आगे बढ़े। 36 देखो क्या है, with the help of labeled ray diagram show the path followed by a narrow beam of monochromatic light when it passes through a glass slab। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवा रहे हैं ग्लास स्लैब से तो क्या होगा, ये हमें बताना है। अगला है, व्हाट वुड हैपन इफ इट्स बीम इज रिप्लेस्ड बाय अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। अगर इस बीम को, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, इसको अगर हम व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। तो देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट पता ही है सिंगल वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। सो हियर in the figure angle D is the angle of deviation of the given monochromatic light by the glass prism। ये जो एंगल D दिख रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, when you are passing monochromatic light। अगला क्या है, if AO were a ray of white light then on screen BC। अब यहाँ पे देखो जब आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई तो सिंगल वेवलेंथ है, तो सिंगल वेवलेंथ ही क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, इमर्ज आउट हो जाएगी, तो स्क्रीन पे आपको वही एक ही लाइट दिखाई देगी। ओके, तो स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा उस केस में। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट पास करवा रहे हो तो पास होने के बाद क्या बनेगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। 37 देखते हैं क्या है, सी व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, तो ये क्लियर है। स्टेट इट्स कॉज, होता किस वजह से है, तो कॉज क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म it get reflected and split into 7 constituent colors। okay, and the splitting of the light rays occur due to the different bending angles of each color। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हमसे क्या पूछा है, draw a ray diagram to show the dispersion of white light by a glass prism। बार बार वही चीजें पूछी जा रही है, आपको वही ड्रॉ करना है कि किस तरीके से डिस्पर्जन होगा, किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके, तो ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से इनको कर लेना। ओके, 38 देखो क्या है,
अ नैरो PQ ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC। ये आपको प्रिज्म दिया हुआ है, इससे एक व्हाइट लाइट पास करवाई जा रही है, दैट इज PQ। Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen DE। ये आपको DE स्क्रीन दी हुई है, तो जो व्हाइट लाइट है किस तरीके से ये इमर्ज आउट होगी ये आपको शो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा अगेन और स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट। तो आपको इस तरीके से ये दिखाना है। क्वेश्चन देखो क्या है इस पर बेस्ड, राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑब्जर्व। तो इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ओके तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है ऑफ कोर्स, ओके सो यू कैन राइट द फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ लाइट एंड आफ्टर डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस टू द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इस तरीके से आप पूरा आंसर बना सकते हैं। आगे, वेयर एल्स इन नेचर इज दिस फिनोमिना ऑब्जर्व, और कहाँ ये फिनोमिना ऑब्जर्व करते हो आप, ओके तो रेनबो हमने अभी बार बार देखा है, रेनबो में हमने यही फिनोमिना देखा था, ओके तो रेनबो लिख सकते हैं आप। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाइट लाइट, which can be drawn। So देखो, based on the dispersion of white light into its constituent colors, we can conclude that। अब क्या conclude कर सकते हो, पहली चीज क्या है, जो white light होती है it consists of 7 colors। अगला क्या है, the violet light mirrors maximum deviation and the red light suffers minimum deviations, okay जो violet होती है वो maximum deviation उसमें होता है और जो red light होती है उसमें minimum deviation होता है। आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन देखेंगे, गिव रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड ऑन द कलर। ओके तो पहला ये बोल रहा है कि जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है ऑफ द लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इट डिपेंड्स ऑन द कलर, तो इसको हमें इसका रीजन देना है। सो द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन कलर, बिकॉज क्यों होता है ये, बिकॉज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। देखो अलग अलग कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग होता है, ओके सो इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइट। लाइट की वेवलेंथ क्या है पर्टिकुलरली, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना डेविएट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लाइट्स ऑफ रेड कलर आर यूज फॉर डेंजर। अगेन सेम क्वेश्चन है, डेंजर के लिए क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये लीस्ट डेविएटेड है, मतलब लीस्ट डेविएटेड है प्लस स्कैटरिंग इसमें ज्यादा नहीं होती है, ओके और इट कैन इजिली पेनिट्रेट लाइक एयर, ओके आगे बढ़ते हैं, वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए आपको क्यों नजर आते हैं, ओके जैसे ये है स्टार है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन है, तो ये क्यों होता है। देखो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, ठीक है एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो अलग लाइट जो है इसको बहुत सारे मतलब अलग अलग इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के हैं, तो ये जो ट्रैवल कर रही है इसी वजह से फ्लिकरिंग हमें नजर आती है, ओके लगता है हमें कि वो फ्लिकर कर रहे हैं या फिर वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ आंसर भी है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पोजिशन ऑफ स्टार विजिबल फ्रॉम सन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। तो एक्चुअल पोजिशन से ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। दिस एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग with the change in the physical condition on Earth's atmosphere. Since the stars are very distant, अब stars क्या होते हैं, बहुत distant होते हैं, they are approximately point-sized source of light. As the path of rays of light coming from the stars goes on varying slightly, the apparent position of these stars fluctuate and the amount of starlight entering the eye flickers. The stars sometimes appear brighter, and the other hand, sometimes it's like fainter. Okay, so it causes the twinkling effect. Fine. आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, ओके तो क्यों नहीं करते हैं देख लेते हैं। देखो प्लैनेट डू नॉट एमिट लाइट, पहली चीज तो वो लाइट एमिट नहीं करते हैं, ओके हाउएवर दे बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब जो भी लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, सन से जो लाइट जा रही है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से वो हमें दिखते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दस कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। Okay, so the fluctuation of light coming from various points of the planet due to the atmospheric reflection get averaged out. As a result, no twinkling of planets can be seen. Okay, बहुत अच्छा आंसर है ये, ठीक है इसका बहुत अच्छा आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं, 42 देखते हैं क्या है। Explain in brief the reason for each of the following। हमें रीजन देना है, एडवांस सनसेट हमें क्यों होता है उसका हमें रीजन देना है, और डिलेड सनसेट क्यों होता है इसका हमें रीजन देना है। देखो ये बेसिकली होता क्यों है, जब सन होराइजन पे होता है तो उस केस में
बेसिकली देखो पहले चेक कर लेते हैं एक बार। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो मतलब 2 मिनट पहले से वो हमें दिखना शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक, मतलब जब सनसेट हो रहा होता है तभी वो हमें दिख रहा होता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसका कॉज क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। सो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। तो जब हम एक्चुअल सनराइज की बात कर रहे हैं मतलब उसने होराइजन को क्रॉस कर दिया है। सो ये फिगर आपको दी हुई है, ठीक है, ये होराइजन है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन है जो किसकी वजह से दिख रही है हमें? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको पूरा आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 43 देखेंगे। अ स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर या अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई। अब जो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उसकी जगह मतलब हमें उसकी एपरेंट पोजीशन दिखती है। ओके, सो इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। तो आपको सेम डायग्राम यहाँ पे बनाना है, सेम क्वेश्चन है जो पीछे हमने डिस्कस किया है, वही चीज आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। ओके, स्टेट 4 इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। ओके, 4 इंस्टेंसेस बताने हैं हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट देखो, ये हम पहले डिफाइन करेंगे इसको, टिंडल इफेक्ट को। सो द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो नेचर में पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे जो लाइट स्कैटर होती है उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट होता है। When a beam of light strike colloidal particles, the path of beam become visible. Okay, so this is known as Tyndall effect. आगे बढ़ते हैं, फिनोमिना क्या है? This phenomenon can be observed. अब कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है? When sunlight passes through a canopy of dense forest. देखा होगा डेंस फॉरेस्ट में जब एक छोटी सी जगह से एक रिफ्लेक्शन टाइप आ रहा होता है तो वहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। When tiny water droplet in the mist scatter light. Okay, torch light is switched ऑन इन अ फॉगी एनवायरमेंट। जब आप फॉगी एनवायरमेंट में टॉर्च लाइट को ऑन करते हो तो उसमें आपको पार्टिकल्स टाइप दिख रहा होता है ना कुछ, दैट इफेक्ट। सो लाइट रेज आर विजिबल आफ्टर बीइंग स्कैटर्ड बाय द फॉग पार्टिकल इन द सराउंडिंग एयर। आगे देखो, अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ होल स्मॉल होल। देखा होगा कि जब छोटे से होल से जब सनलाइट आ रही होती है तो उस केस में भी हमें वो इफेक्ट देखने को मिलता है, पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आगे है, शाइनिंग अ फ्लैश बीम इनटू अ ग्लास ऑफ diluted milk produces Tyndall effect. Okay, 45 देखते हैं क्या है। Draw a label diagram to show reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. ये आपको डायग्राम बनाना है, white appearance of the sun at noon when it is overhead. तो देखो सेम ये डायग्राम आप देखो ध्यान से, ये क्या है? जब सनराइज हो रहा है उस टाइम आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और जब नून में जब सर एकदम सिर के ऊपर जब हमारे सन होता है तो उस केस में जो व्हाइट स्काई हमें दिखता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको समझा देती हूँ मैं। देखो इस केस में जब सनराइज हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो जितनी भी जो ब्लू लाइट है, जो भी ब्लू कलर है स्काई में, वो क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है। इसीलिए जो सन है हमें रेडिश दिख रहा होता है, रेड कलर का दिख रहा होता है, रेडिश पूरा दिख रहा होता है। आगे अगर दोपहर के टाइम आपने देखा होगा तो जो स्काई है वो आपको व्हाइट दिख रहा होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो सन नियरली ओवरहेड, सन आपके सिर पे होता है बिल्कुल, ठीक है। सो लेस ब्लू स्कैटर्ड, सॉरी आपको ब्लू दिख रहा होता है स्काई। तो क्यों दिख रहा होता है? देखो यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। ओके, तो ब्लू लाइट क्या होती है? ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होती है, तो इस केस में आपको ब्लू दिख रहा होता है स्काई। तो यहाँ आप आंसर्स देख सकते हो, ये चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है, ये रीजन दिया हुआ है। सो आगे देखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।